हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे क्या भारत में फिर हो जाएगी तेल की कमी। सबको तेल बेचने वाला रूस भारत से क्यों खरीद रहा है पेट्रोल। दुनिया को तेल बेचने वाले इस देश में क्यों हुई ऑयल क्राइसिस। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी कतारें, भारत से लेनी पड़ गई मदद। दोस्तों आपको बताएंगे क्या भारत का मदद करना भारतीयों पर पड़ेगा इसका असर क्या है, इससे जुड़ी जानकारी। साथ ही साथ आपको बताएंगे मजहब की टूट गई दीवारें, हिंदू और सिख धर्म गुरु भी पहुंचे ईरान, खामनेई के ताबूत के सामने की प्रार्थना। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा के बहाने क्या ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है ईरान। 2 करोड़ लोग, 30 देशों के अलग अलग प्रतिनिधि, 6 दिनों का कार्यक्रम, आखिर क्या करना चाहता है ईरान। दोस्तों वहीं उससे भी बड़े सवाल की बात करेंगे, मौजूदा खामनेई नहीं आएंगे पब्लिक के सामने तो फिर कौन करेगा अयातुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक, कौन डालेगा पहली 3 मुट्ठी मिट्टी। इस सबसे बड़े सवाल का जवाब आपको देंगे दोस्तों, क्या कहता है शिया कानून। तो वहीं चौंकाने वाली खबर में आपको बताएंगे चीन ने उधर उतारा टाइप 15 तो इधर भारत ने दिया जोरावर से जवाब। बताएंगे हिमालय में किसकी होगी बादशाह। तो वहीं बताएंगे हाफिज सईद की आतंकी गतिविधियां जारी, मोस्ट वांटेड आतंकी ने बदला लश्कर का कमांड स्ट्रक्चर। दोस्तों क्या निशाने पर होगा भारत। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जितना दिलदार देश इस दुनिया में कोई और नहीं, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देशों में गिना जाता है, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि उसे भारत से पेट्रोल मंगाने की नौबत आ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन द्वारा पिछले कुछ महीनों से रूसी तेल रिफाइनरियों, डिपो और टर्मिनलों पर किए जा रहे लगातार ड्रोन हमले हैं। इन हमलों ने रूस की घरेलू ईंधन आपूर्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। नतीजा यह है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की भारी कमी हो गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। कुछ इलाकों में तो सरकार को पेट्रोल की राशनिंग तक करनी पड़ी है। इससे जुड़ी जानकारी हमने आपको ऑलरेडी बताया ही था दोस्तों, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले वो ये कि रशिया को पेट्रोल मुहैया करवाकर क्या भारत में भी इसकी कमी हो जाएगी। क्या भारत में पेट्रोल की कमी हो जाएगी, तो आपको बता दें सबसे पहले आखिर भारत ने कितना तेल दिया रशिया को। दरअसल इस संकट के बीच उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार भारत से करीब 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल रूस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये खेप 2 बड़े तेल टैंकरों के जरिए भेजी गई, जिनमें प्रत्येक में 30,000 से 40,000 टन तक ईंधन लोडेड था। ये पेट्रोल गुजरात स्थित नयारा एनर्जी की रिफाइनरी में तैयार किया गया था। हालांकि नयारा एनर्जी ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गुजरात के वाडीनार में स्थित नयारा एनर्जी भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनी है। इसकी प्रतिदिन करीब 4 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। साल 2015 में इस रिफाइनरी को एसआर ग्रुप से खरीदा गया था। कंपनी में 49% हिस्सेदारी रशिया की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की है, जबकि लगभग 49% हिस्सेदारी यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स के पास है। यानी कंपनी में रूसी निवेश का प्रभाव काफी मजबूत है। प्रतिबंधों के बावजूद नयारा को रियायती दरों पर रूसी कच्चा तेल मिलता रहा है, जिससे उसकी रिफाइनिंग क्षमता मजबूत बनी हुई है। इसीलिए नयारा से रूस को तेल भेजा जा रहा है। दोस्तों बस इसमें सोचने वाली बात यह है कि फिलहाल तेल बेचने वाला रशिया अगर तेल खरीद रहा है तो इस संकट को मामूली तो नहीं कहा जा सकता। देखना होगा कि संकट कितने दिन और चलता है, लेकिन फिलहाल भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, जैसा कि मैक्सिमम हिस्सेदारी इसकी रशिया की ही है इसमें, इस कंपनी में, और तेल रशिया को ही बेचा जा रहा है। तो फिर अगर आने वाले समय में रशिया भारत को तेल मुहैया करवाता है, सही समय पर कच्चा तेल प्रोवाइड करवाता है, तो भारत को इसका और फायदा ही होगा, क्योंकि रशिया भारत को और अच्छे डिस्काउंट पर और अच्छे ऑफर्स पर कच्चा तेल मुहैया कराएगा। क्योंकि उसको पता है कि मुश्किल समय में भारत ने ही उसका साथ दिया था, उसको पेट्रोल भेजकर। जी हाँ दोस्तों, तो यह है पूरी जानकारी कि दुनिया को तेल बेचने वाले रूस में ऑयल क्राइसिस क्यों हुआ और क्यों पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और क्यों उसको भारत से मदद लेनी पड़ गई और क्यों भारत ने छटाक से रशिया की मदद की। आशा करते हैं आपको इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे दोस्तों, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है, तो भारत रूस के बीच जो संबंध है, दोस्ती का, भाईचारे का, इस संबंध के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। इस बटन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
अब बात कर लेते हैं ईरान से खामेनेई के राजकीय सम्मान की, जहां मजहब की टूटी दीवारें। हिंदू और सिख धर्म गुरु भी पहुंचे ईरान, खामेनेई के ताबूत के सामने की प्रार्थना, खामेनेई को दी श्रद्धांजलि। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के राजकीय सम्मान में दुनिया भर से नेता पहुंच रहे हैं। भारत की तरफ से भी एक डेलीगेशन गया है। भारत में ईरान के दूतावास ने कई वीडियोस और फोटो शेयर किए हैं। अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान के ग्रैंड मसल्ला में दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। भारत की तरफ से पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद पहुंचे हैं। इनकी तस्वीर और वीडियो भी जारी किए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से जिस ऑफिशियल डेलीगेशन को रवाना किया गया है उनमें विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन तेहरान के लिए रवाना हो चुके हैं। जो वीडियोस सामने आए हैं उनमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अली खामेनेई के जनाजे के पास भारत के धर्म गुरुओं ने प्रार्थना की है। वहीं तेहरान में अपने नेता को विदा करने के लिए भारी तादाद में लोग जुटे हैं। एक जन सैलाब सा उनके अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ा है। बता दें कि अयातुल्ला खामेनेई का पार्थिव शरीर शुक्रवार को ग्रैंड मुसल्ला में रखा गया। उनके पार्थिव शरीर को लाल झंडे से ढका गया। ईरानी मीडिया की ओर से शेयर किए गए वीडियोस में साफ साफ दिखाया गया है कि खामेनेई का जनाजा कहां पर रखा गया है। वहीं भारत के हिंदू, मुस्लिम समेत सिख धर्म गुरु वहां प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। भारत में ईरानी दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर श्रद्धांजलि से जुड़ी कई तस्वीरें भी इस वीडियो शेयर की हैं। अपने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में लोगों की भारी भीड़ जुटी है। जनता जो है वो काले कपड़े पहने और हाथों में ईरानी झंडे लहराते हुए जोर जोर से साथ में नारे लगाते सड़कों पर चल रही है। इस बीच सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अयातुल्ला खामेनेई की अंतिम यात्रा के बहाने क्या कहीं अपनी बड़ी ताकत तो नहीं दिखा रहा है ईरान। अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया संघर्ष के बाद ईरान अब दुनिया को अपनी कूटनीतिक पहुंच और घरेलू एकजुटता का संदेश देने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में भारत समेत करीब 100 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी और लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ को तेहरान अपनी ताकत और वैश्विक समर्थन के प्रदर्शन के तौर पर पेश कर रहा है। भारत के अलावा फलस्तीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इराक, रशिया, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, बुल्गारिया और कुर्दिस्तान जैसे क्षेत्र के प्रतिनिधि भी तेहरान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष हे वेई और बांग्लादेश की संसद के अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद के भी शामिल होने की जानकारी दी गई है। ईरानी अधिकारियों और समर्थकों का कहना है कि अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ ये दिखाती है कि हालिया युद्ध के बावजूद देश की जनता अपने नेतृत्व और व्यवस्था के साथ मजबूती से खड़ी है। सड़कों पर जुटे लोगों को ईरान शहादत को श्रद्धांजलि और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में पेश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी यात्रा के बहाने ताकत दिखा रहा है ईरान, खास करके इजराइल और अमेरिका को। इस पर आपकी क्या है राय दोस्तों? वहीं सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों ने कमेंट में पिछले 4 दिनों से पूछा था और लगातार आपके कमेंट्स आए थे कि ये बताइए कि मौजूदा अगर अयातुल्ला अली खामेनेई को सुपुर्द खाक नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा उनको सुपुर्द खाक? कौन डालेगा पहली 3 मुट्ठी मिट्टी? तो आपको बता दे दोस्तों, इसका जवाब शिया कानून में ही छुपा हुआ है। आपको बता दें, आमतौर पर यह जिम्मेदारी मृतक के सबसे करीबी पुरुष वारिस की होती है। दूसरा सवाल यह है कि जनाजे के दौरान अली खामेनेई के पार्थिव शरीर का आधिकारिक संरक्षक यानी लीगल हियर किसे माना जाएगा? दोस्तों, शिया इस्लामी थियोलॉजी के मुताबिक हर मृतक का एक कानूनी वारिस होना जरूरी माना जाता है। ग्रैंड अयातुल्ला अली अल सिस्तानी के फतवों पर आधारित पुस्तक इस्लामिक लॉज ऑफ डेथ एंड बरियल के मुताबिक किसी पुरुष की मौत के बाद उसका बेटा ही मिट्टी डालने का पहला जिम्मेदार व्यक्ति होता है। वही पूरे दफन की व्यवस्था की निगरानी करता है। अगर बेटा या कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं हो तो यह जिम्मेदारी इलाके के वरिष्ठ इमाम को दी जाती है। यही नियम अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में भी लागू किए जाते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यानी अगर इस कानून को अयातुल्ला अली खामेनेई के मौत से जोड़ें, उनके जनाजे से जोड़ें, तो अगर सुरक्षा खतरे या किसी अन्य वजह से परिवार का सदस्य अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाता है तो वरिष्ठ धार्मिक नेता या स्थानीय इमाम पूरी प्रक्रिया को पूरा कराते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि जनाजा धार्मिक नियमों के मुताबिक पूरी गरिमा और सम्मान के साथ संपन्न हो। आशा करते हैं आपको ये जानकारी के साथ साथ इस सवाल का आंसर भी मिल गया होगा दोस्तों। वहीं अगर बात शुरू के 3 मुट्ठी मिट्टी डालने की करें तो ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि मिट्टी डालने का अधिकृत वारिस कौन होगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है चूंकि खामेनेई का पार्थिव शरीर लगभग 4 महीने तक सुरक्षित रखा गया था, इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया की तैयारी पहले ही गोपनीय तरीके से कर ली गई थी। मौजूदा के अलावा अली खामेनेई के 3 अन्य बेटे भी हैं। उनके सबसे बड़े बेटा मुस्तफा खामेनेई जो खुद एक सम्मानित इमाम और धार्मिक विद्वान है, इस रस्म को निभाने के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं।
हैं। संभावना है कि वही कब्र में पहली 3 मुट्ठी मिट्टी डालेंगे दोस्तों। इतना ही नहीं, शिया नियमों के अनुसार अगर कोई बेटा सुरक्षा कारणों से अंतिम जनाजे में मौजूद नहीं हो सकता तो वो किसी सुरक्षित स्थान से सुरह अल फातिहा पढ़ सकता है या अपने पिता के लिए दुआ कर सकता है। मुज्तबा खामनेई भी अपने पिता की याद में औपचारिक शोक संदेश जारी कर सकते हैं। बाद में सुरक्षा हालात सामान्य होने पर वो कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। तो ये कहता है शिया का कानून किसी के अंतिम संस्कार को लेकर। वहीं सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी खड़ा हो गया कि जब किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया इनके बॉडी को 4 महीने तक रखने के लिए, तो फिर 4 महीने तक ईरान ने कैसे सुरक्षित रख ली खामेनेई की डेड बॉडी? ऐसा क्या किया उन्होंने, तो आपको बता दें, मौत के कुछ घंटों बाद ही डेड बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है, आप सभी जानते ही हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि चंद घंटों बाद अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन खामेनेई की मौत के 4 महीनों बाद अंतिम विदाई दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इतने समय तक ईरान ने उनकी बॉडी को सुरक्षित कैसे रखा, जबकि ये बताया गया है कि केमिकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि कोल्ड स्टोरेज के जरिए उनकी बॉडी अब तक सुरक्षित रखी गई है। दोस्तों, यूं तो ईरान ने आधिकारिक तरीके से कुछ नहीं कहा कि इन 3 महीनों में खामनेई के पार्थिव शरीर को कहां और कैसे रखा गया, लेकिन एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि बॉडी को पूरे सम्मान के साथ और धार्मिक और कानूनी स्टैंडर्ड के हिसाब से सुरक्षित रखा गया था। अब अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां चीन ने उतारा टाइप 15 तो भारत ने दिया जोरावर। अब हिमालय में किसकी होगी बादशाहत, बता दे। आधुनिक युद्ध में हल्के टैंक यानी लाइट टैंक आज भी सेना अभियानों का अहम हिस्सा माने जाते हैं। खासकर हिमालय जैसे ऊंचाई वाले और कठिन इलाकों में पारंपरिक भारी टैंकों के मुकाबले हल्के टैंक ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। भारत और चीन के बीच हिमालय सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने ऐसे हल्के टैंक विकसित किए हैं जिन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए तैयार किया गया है। भारतीय सेना ने वर्ष 1989 में सोवियत मूल के PT-76 टैंकों को हवा से हटा दिया था। इसके बाद 1983 से कई बार नए लाइट टैंक लाने की कोशिश हुई, लेकिन कोई परियोजना पूरी ना हो सकी। हालांकि वर्ष 2020 में लद्दाख में हुए घटनाक्रम के बाद भारत ने लाइट टैंक कार्यक्रम को फिर से गति दी। इसी क्रम में भारत ने जोरावर लाइट टैंक तैयार किया है। इसे लार्सन एंड ट्रूबो बोले तो L&T और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मिलकर विकसित किया है। इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। दोस्तों, जोरावर का वजन 25 टन है। इसमें 760 हॉर्स पावर का कमिंस इंजन लगाया गया है और इसका पावर टू वेट अनुपात 30 हॉर्स पावर प्रति टन है। इसमें 105 मिलीमीटर कॉकरिल गन दी गई है जो ऑटो लोडर से लैस है। इसकी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। टैंक में बेहतर निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड UAV लगाया गया है और इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम बोले तो APS भी मौजूद है। इसे विशेष रूप से हिमालय जैसे ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में संचालन के लिए विकसित किया गया है। ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों, चीन का टाइप 15 या भारत का जोरावर? कौन करेगा हिमालय में किसकी होगी बादशाहत? वहीं बता दें 6 से 11 जुलाई तक 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का करेंगे दौरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। इस दौरे का उद्देश्य तीनों देशों के साथ भारत के रणनीतिक, आर्थिक और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। इसमें सबसे बढ़िया और सबसे उन्नत लेवल का दौरा न्यूजीलैंड का होने वाला है, क्योंकि लगभग 40 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आधिकारिक दौरे पर न्यूजीलैंड जा रहे हैं या जाएंगे। इससे पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। इतना ही नहीं, भारत और न्यूजीलैंड ने इसी वर्ष मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य वस्तु और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना है, निवेश को प्रोत्साहित करना और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस 3 देशों के दौरे के दौरान व्यापार, निवेश, रणनीति, सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी और विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर अहम चर्चा होने की संभावना है। इसके लिए ऑल द बेस्ट PM मोदी जी एंड हैप्पी जर्नी कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, हाफिज सईद की आतंकी गतिविधियां फिर जारी। मोस्ट वांटेड आतंकी ने बदला लश्कर का कमांड स्ट्रक्चर, क्या निशाने पर है भारत? दोस्तों, बता दें भारत की जमीन पर कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का गुट लश्कर तैयबा बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में अपने संगठन में अहम बदलाव किए हैं। इसमें टॉप कमांड का पुनर्गठन, ऑपरेशन का दायरा बढ़ाना और गुट की कथित राजनीतिक विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML की आड़ में
में भारत विरोधी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। इससे पता चलता है कि हाफिज सईद के जेल में होने का पाकिस्तान का दावा सफेद झूठ है। दोस्तों, न्यूज 18 ने खुफिया सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि यूनाइटेड नेशन से आतंकी घोषित लश्कर तैयबा ने पूरी तरह से नए कमांडरों को जिम्मेदारी दी है। खास तौर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई सीनियर कमांडरों को उतारते हुए ट्रेनिंग सेंटर्स को मजबूत किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूनाइटेड नेशन से आतंकी घोषित लश्कर तैयबा ने पूरी तरह से नए कमांडरों को जिम्मेदारी दी है। खास तौर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई सीनियर कमांडरों को उतारते हुए ट्रेनिंग सेंटर्स को मजबूत किया गया है। रिपोर्ट दावा करती है कि भारत को निशाना बनाने वाले रिक्रूटमेंट, फंडिंग और सीमा पार आतंकी ऑपरेशंस को रणनीति बनाया गया है। वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों की आ गई लिस्ट। स्वीडन टॉप तो अफगानिस्तान फिसड्डी। आखिर भारत और पाकिस्तान की क्या है रैंकिंग, बता दे। इंटरनेशनल एडवाइजरी फर्म ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस ने साल 2026 में सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की लिस्ट जारी की है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में अफगानिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट माना गया है। ये 197 देशों की लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान पर है। वहीं स्वीडन को इस लिस्ट में सबसे ऊपर जगह मिली है। इस इंडेक्स में यूरोप के देशों का दबदबा दिखाई दे रहा है। स्वीडन 96.05 पॉइंट के साथ 2026 के इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है। दोस्तों, इसके बाद स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड का स्थान है। शीर्ष 10 देशों में एशिया से सिर्फ सिंगापुर ही शामिल है। वही दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों में सोमालिया, दक्षिण सूडान, यमन और सीरिया भी शामिल है। अगर 10 सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात करें तो पहले नंबर पर स्वीडन, फिर स्विट्जरलैंड, फिर फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और फिर 10वें नंबर पर सिंगापुर। वही दोस्तों, अगर भारत और पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस की ओर से जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स GPI 2026 के 5वें एडिशन के मुताबिक 197 देशों में भारत 125वें स्थान पर रहा है। भारत 2021 में 127वें स्थान पर था। भारत का कंपोजिट स्कोर बढ़कर 45.1 हो गया है, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो इस लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 188वां है और वो सबसे कमजोर देशों में शामिल है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में विदेशी दखल को रोकेंगे। जी हां, ढाका में चीनी राजदूत ने भारत पर साधा सीधा निशाना। J-10C जेट डील पर साधी चुप्पी। दरअसल चीन ने एक बार फिर बांग्लादेश में कथित प्रभाव की बात करते हुए भारत पर निशाना साधने का प्रयास किया है। बांग्लादेश में चीनी राजदूत याओ वैन ने कहा है कि चीन किसी भी देश के मामलों में विदेशी दखल का कड़ा विरोध करता है और ऐसे दखल का विरोध करने में बांग्लादेश के साथ खड़ा है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दक्षिणपंथी दल भारत पर ढाका में नाजायज दखल का आरोप लगाते रहे हैं। वैन का बयान इसी कड़ी को आगे बढ़ाता दिखता है। प्रथमोलो की रिपोर्ट के मुताबिक याओ वैन ने गुरुवार को ढाका में चीनी दूतावास में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा पर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए, जिसमें खास तौर से बांग्लादेश और चीन के संबंधों को बेहतर करने और बीजिंग में हुए हालिया समझौतों को जमीन पर उतारने के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, तारिक रहमान हाल ही में चीन की यात्रा से लौटे हैं, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। तारिक रहमान की यात्रा के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के विदेशी दखल को चीन खारिज करता है। चीन के इस स्टैंड पर गुरुवार को वैन याओ से सवाल किया गया। दोस्तों, बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान का चीन में दोनों देशों के बीच कई ऐसे समझौते हुए जिन्हें एक्सपर्ट स्पष्ट तौर पर भारत के लिए चिंता का सबब मानते हैं। इस दौरान चीन की ओर से ये कहे जाने ने ध्यान खींचा है कि वो बांग्लादेश की बाहरी प्रभाव के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या चीन के कब्जे में जा चुका है बांग्लादेश? क्या बांग्लादेश पर अब चीन कंट्रोल करेगा? क्या भारत से पूरा दूर कर देगा बांग्लादेश को? ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें, भारत फ्रांस के बीच आर्थिक व कूटनीतिक संवाद सहयोग को मिलेगी अब नई दिशा। किन मुद्दों पर हुई चर्चा, बता दें। भारत और फ्रांस ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण खनिज, आर्थिक संप्रभुता और सुरक्षा नीतियों में आपसी सहयोग बढ़ाने के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों देशों ने उद्योगों के बीच संबंध और मजबूत करने पर भी विचार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त, उद्योग, ऊर्जा और डिजिटल संप्रभुता मंत्री रोलैंड लेक्योर ने फ्रांस के एक्स-एन-प्रोवेंस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय संवाद EFD की सह अध्यक्षता की। आधिकारिक बयान के मुताबिक जैसे जैसे भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक संबंध विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के तहत गहरे हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, द्विपक्षीय सहयोग और परिणाम आधारित समाधान पर उच्च स्तरीय बातचीत फिर से शुरू करना जरूरी हो गया है। वहीं दोस्तों, बता दें, सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, 52,000 करोड़ की मेगा डिफेंस डील को बहुत बड़ी मंजूरी। भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत होगी कई गुना। दोस्तों,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में करीब 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इन योजनाओं के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार, मिसाइलें, ड्रोन रोधी प्रणाली, हवाई सुरक्षा प्रणाली और निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे देश की युद्ध तैयारी और सुरक्षा क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। थल सेना के लिए ड्रोन रोधी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, आकाश तरंग, कंधे से दागी जाने वाली टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली, बेहद कम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणाली, टैंकों की सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित आत्मघाती ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। इससे सेना की मारक क्षमता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। दोस्तों, आकाश तरंग सेना का दुश्मन के ड्रोन हमलों से प्रभावी सुरक्षा देगा। कंधे से दागी जाने वाली टैंक रोधी मिसाइल दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में मदद करेगी। वहीं मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली दुश्मन के हवाई खतरों को समय रहते रोकने में सक्षम होगी। वहीं नौसेना के लिए समुद्र में बिछाई जाने वाली विशेष बारूदी सुरंगें, युद्ध पोतों से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और विद्युत चलित प्रणोदन प्रणाली की जांच के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। इससे समुद्री निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर और नौसेना के युद्ध संचालन की क्षमता मजबूत होगी। इसके लिए अपने तीनों सेनाओं को ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन कमेंट में कहिएगा। वहीं आपको बता दें, भारत आया अफगानिस्तान के करीब तो अमेरिका ने दिया पाकिस्तान का साथ। तालिबान के पलटवार को बताया आतंकी हमला। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। इसी बीच अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा है कि हर देश को आतंकवादी हमलों से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है और अमेरिका आतंकवादी हमलों से अपनी रक्षा करने के लिए उसके अधिकार का समर्थन करता है। इस साल फरवरी में दोनों देशों के बीच हालात काफी बिगड़ गए थे। 21 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार, पक्तिका और खोस्त प्रांतों में हवाई हमले किए थे। इसके जवाब में अफगान बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई बार सीमा पर संघर्ष की घटनाएं सामने आई। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और तालिबान ने पाकिस्तान की कार्रवाई का जवाब देने की बात कही है। वहीं अमेरिका के इस बयान को पाकिस्तान के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वो पाकिस्तान के आतंकवाद से अपनी सुरक्षा करने का अधिकार का समर्थन करता है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि अमेरिका अफगान तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में देखता है। दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस लौटने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में पहले से सुधार देखा गया है। पाकिस्तान को अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी भी माना जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ऐसे आतंकवादी समूह करते हैं जो पाकिस्तान में हमले करते हैं। दूसरी ओर अफगान तालिबान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि पाकिस्तान में आतंकवाद उसकी अपनी समस्या है और इसके लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि दोस्तों, लगातार अफगानिस्तान और भारत के बीच बढ़ती दोस्ती को देखकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों किलसते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पीओके में गृह युद्ध की स्थिति बना रहा विस्फोट प्रदर्शन। पाबंदी के चलते छोटी छोटी चीजों के लिए तरसी जनता। जी हां, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन, महंगाई, बिजली और इस्लामाबाद द्वारा स्थानीय आबादी को गंभीर रूप से राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखने के कारण हुए हैं। क्षेत्र में गंभीर सैन्य कार्रवाई और इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद विरोध प्रदर्शन घातक झड़पों में बदल गए हैं। जाक एक 38 सूत्रीय मांग पत्र के माध्यम से स्थानीय नागरिक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला एक साझा संगठन है। उनकी मुख्य मांगे इस प्रकार है: आर्थिक राहत यानी स्थानीय मंगला जल विद्युत परियोजना की उत्पादन लागत से सीधे जुड़ी सब्सिडी वाला गेहूं का आटा और किफायती कर मुक्त बिजली, राजनीतिक सुधार यानी 1947 के बाद मुख्य भूमि पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए वर्तमान में आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को समाप्त करना। स्थानीय लोगों का तर्क है कि ये सीटें इस्लामाबाद को स्थानीय लोकतांत्रिक इच्छा को दरकिनार करने और पीओजेके में कठपुतली सरकारें स्थापित करने की शक्ति देती है, जिसको खत्म किया जाना चाहिए। और तीसरी मांग है संसाधन और शासन के अधिकार को लेकर। जी हाँ, कुलीन वर्ग की सुविधाओं और विशेषाधिकारों का अंत, प्राकृतिक संसाधन, राजस्व का समान बंटवारा और भारी अर्धसैनिक की तैनाती पर रोक। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी मांगे हैं पीओके की इस पार्टी का। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों? लेकिन वहीं आपको बता दें, इंटरनेशनल मंच पर किसने उतारी पाकिस्तान की पतलून? कह दिया न्यूक्लियर बम ना होता पाकिस्तान तो आज कोई उसको पूछता तक नहीं। जी हाँ, दुनिया भर में पाकिस्तान अपनी कूटनीति को मजबूत दिखाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसकी असली तस्वीर अब भी चिंता बढ़ाने वाली है। जी हाँ, सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव बिला हारी कौजिकन ने पाकिस्तान को लेकर बेहद
बेहद ही सख्त टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिली छोटी मोटी कूटनीतिक सफलताएं इस सच को नहीं बदल सकती कि पाकिस्तान आज भी एक विफल राष्ट्र यानी फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर खड़ा है। वहीं आपको बता दें, टीएमसी हेडक्वार्टर पर भागी गुट का बड़ा कब्जा, ताले हटाए, पोस्टर बदले, इनमें ममता की फोटो भी नहीं। एक दिन पहले ही पार्टी सिंबल पर दावा किया गया था। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने शुक्रवार को कोलकाता स्थित पार्टी हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में गुट ने दफ्तर के ताले बदल दिए और नए पोस्टर लगा दिए। नए पोस्टर्स में ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं थी, हालांकि अंदर लगी उनकी तस्वीर और कटआउट को नहीं हटाया गया। ऋतव्रत बनर्जी ने समर्थकों नेताओं के साथ मुख्यालय में बैठकर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। उन्होंने कहा कि अब पार्टी का काम यहीं से चलेगा। एक दिन पहले गुरुवार को उनके गुट ने चुनाव आयोग में पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर दावा पेश किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी के पास आखिर अब क्या ही बचेगा। इस पर आपकी क्या है राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते कहते जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक या एक्स, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।